हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRJ अड्डा 07 में। हमने पहले पढ़ा था नाटक चंद्रगुप्त में जो 2 अंक थे, हमने दोनों अंक पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे तृतीय अंक और चतुर्थ अंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तृतीय अंक कि तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं। इनमें नंदकुल के उन्मूलन की कथा है। चाणक्य अपनी कूट बुद्धि के बल से एक ओर चंद्रगुप्त को सर्वशक्ति संपन्न बनाता है तो दूसरी ओर राक्षस को छलता है। सुवासिनी को बंदी बनाने का झूठा समाचार फैला दिया जाता है। चाणक्य चतुराई से राक्षस की मुद्रिका ले लेता है। साथ ही पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोककर उसे अपने पक्ष में मिला लेता है। दूसरी ओर सिकंदर को सम्मानपूर्वक विदाई देकर उस स्थान का भार सिंहरण को सौंपा जाता है। अलका तथा सिंहरण का विवाह संपन्न हो जाता है। चाणक्य अपनी चतुरता से मगध में जन क्रांति हेतु सकटार मौर्य सेनापति तथा चंद्रगुप्त की माता के साथ मगध में उपस्थित होता है और राक्षस की मुद्रिका की मदद से वह राक्षस तथा सुवासिनी को विद्रोही प्रमाणित कर देता है। एक ओर चाणक्य नंद को मूर्ख बनाता है, दूसरी तरफ जनता में जागृति उत्पन्न करता है। जनता नंद के शोषण और नृशंसता का विरोध करती है। आवेश में आकर सकटार अपने 7 पुत्रों की हत्याओं का बदला लेने के लिए नंद का वध कर देता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मगध के सम्राट पद को सुशोभित करता है। इसके बाद है आपका चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। इसमें चंद्रगुप्त द्वारा राज्य शासन को निसंकंटक बनाने और उसे साम्राज्य का विस्तृत रूप देने की कथा है। नंद की पुत्री कल्याणी पहले पर्वतेश्वर का वध करती है, फिर चंद्रगुप्त के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करके अपने पिता की हत्या के विरोध में स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। चंद्रगुप्त का विजयोत्सव न मनाने से चंद्रगुप्त के नाराज माता पिता वन चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य इसकी चिंता न करते हुए कहते हैं कि परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा का भार मालविका को सौंपते हैं। सिल्यूकस राक्षस को अपने साथ मिलाकर चंद्रगुप्त पर आक्रमण की योजना बनाता है, किंतु चाणक्य की दूरदर्शिता के कारण उन्हें परास्त होना पड़ता है। चंद्रगुप्त की सैया पर मालविका को सुलाया जाता है। आक्रमणकारी उसे चंद्रगुप्त समझकर हत्या कर देते हैं। आम्भिक सिल्यूकस से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। अंत में चंद्रगुप्त विजयी होता है और चंद्रगुप्त सिल्यूकस में संधि होती है। भारत तथा ग्रीक में मैत्री, सद्भाव, सौहार्द की भावना से चाणक्य सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करा देते हैं और स्वयं राजनैतिक क्षेत्र से विदा लेते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त का कथानक 25 वर्षों के इतिहास को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। प्रसाद जी ने अत्यधिक कुशलतापूर्वक नंद वंश के उन्मूलन, सिकंदर के आक्रमण और चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की कथा को विस्तार दिया है। सिंहरण तथा अलका की कथा, पर्वतेश्वर की कथा, राक्षस तथा सुवासिनी की कथा, आम्भिक की प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा के विकास में सहायक ही सिद्ध हुई है। नाटक की कथा वस्तु आकर्षक, सुसमृद्ध, रोचक है। ऐतिहासिकता के साथ नाटककार ने इसमें कल्पना का समावेश करके इसे रोचक बनाने का कार्य किया है। तो ये आपके 4 अंक थे इस नाटक के। अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसमें पूछेगा कि चंद्रगुप्त दुखांत या सुखांत नाटक है। तो हम देखिए नाटक के भेद। अंत के आधार पर नाटक 2 प्रकार के माने जाते हैं, दुखांत और सुखांत। चंद्रगुप्त नाटक कैसा है? सुख दुख मिश्रित है, यानी कि दुख और सुख दोनों ही मिश्रित है इसमें। अधिकांश प्रसाद के नाटक सुखांत है, किंतु चंद्रगुप्त नाटक का अंत सुख दुख मिश्रित है, इसलिए कुछ सुखांत मानते हैं और कुछ दुखांत मानते हैं। इसकी कथा पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नंद वंश का अंत करना ही नाटक का उद्देश्य है। आचार्य चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं और नंद का विनाश करके रहते हैं। चंद्रगुप्त को राजा बनाया जाता है। सिकंदर आक्रमण करता है, किंतु उसकी योजना विफल रहती है। वह पराजित होता है और बाद में अपने देश लौट जाता है। सिल्यूकस भी अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करके अपने देश लौट जाता है। इस प्रकार कथा वस्तु का उद्देश्य चंद्रगुप्त को मिल जाता है, किंतु आचार्य चाणक्य को राजकाज त्याग कर वैराग्य रूप धारण करना दुख प्रकट करता है। इसके साथ हम थोड़ा पढ़ेंगे चंद्रगुप्त नाटक तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो समीक्षा हमने कहानी भी पढ़ी थी, हम थोड़ा सा नाटक के आधार पर पढ़ लेते हैं कि इसमें होता है पहला नाटकीय तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त की समीक्षा। नाटक के आधारभूत 6 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये सेम आपका कहाँ किस में है? कहानी में भी है,
तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या अंतर है और कहानी में क्या अंतर है। कथा वस्तु चंद्रगुप्त का कथानक 25 वर्षों का इतिहास अपने में समाहित किए हुए हैं। नंद वंश के उन्मूलन, सिकंदर के आक्रमण और चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की कथा का विस्तार किया गया है। सिंहरण और अलका की कथा, पर्वतेश्वर की कथा, राक्षस सुवासिनी की कथा, आम्बी की प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा के विकास में सहायक है। नाटक की कथा वस्तु आकर्षक, सुश्रिब्ध, रोचक है। ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का समावेश करके नाटककार ने इसे रोचकता प्रदान की है। पहला आपका इसमें देखिए राष्ट्रीय भावना दे रखा है। दूसरा है सांस्कृतिक चित्रण। राष्ट्रीय भावना में है अतीत का गौरव गान करने वाले प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय भावनाओं की सर्वत्र अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इसमें चाणक्य को राष्ट्र नायक रूप में, चंद्रगुप्त को राष्ट्र धारक रूप में और सिंहरण अलका को राष्ट्र सेवक सेविका के रूप में दिखाया गया है। सांस्कृतिक चित्रण में देखिए चंद्रगुप्त नाटक में मौर्यकालीन संस्कृति का रूप बताते हुए युगीन समस्याओं का चित्रण और उनका समाधान मिलता है। इसके बाद है आपका कथा वस्तु की विशेषताएं। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है जिसमें कल्पना का प्रयोग करके नूतनता, सरसता, मौलिकता का समावेश किया है। पात्रों के अंतर्द्वंद का सर्जन करके कथानक को प्रभावशाली बनाया है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में पात्रों के चरित्र चित्रण का सामंजस्य प्रस्तुत किया है। पुरुष पात्र में चाणक्य और चंद्रगुप्त के चरित्र को प्रभावशाली बनाया है और चाणक्य के व्यक्तित्व का क्रियान्वित रूप चंद्रगुप्त में मिलता है। सिंहरण वीर बलिदानी है जो देशभक्ति का संदेश देने के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने वाला है। पर्वतेश्वर एक स्वाभिमानी क्षत्रिय है जो अकेला ही यवनों से टक्कर लेने को तैयार हो जाता है। कथोपकथन में हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक के संवाद संक्षिप्त, सरल, सरस और स्वाभाविक हैं जो कथा को विकसित करने में सहायक हैं। पात्रों के चरित्र चित्र की विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं। देश काल के परिचायक विभिन्न परिस्थितियों में सूचक हैं। नाटकीय संवादों से काव्य चिंतन, संवेगात्मकता, माधुर्य, ओज, व्यंग्य आदि कई रंगों का समाहार है इसमें। अगर हम देश काल और वातावरण लेके चलते हैं तो देश काल में आप देखिए अगर कहीं युद्ध होता है तो कैसा वातावरण, उसका देश काल कैसे हो सकता है। तो इसमें देखिए चंद्रगुप्त में संकलन त्रय के निर्वाह पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। इसमें गांधार से लेकर मगध साम्राज्य तक का काल एवं कर्म क्षेत्र चुना गया है। इसमें 25 वर्षों का इतिहास सिमटा हुआ है। देखिए राक्षस केवल सद धर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। ये वाद विवाद है जो उसमें नाटक में किए गए हैं। नंद कहते हैं इसमें कि तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी। चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद कहते हैं ब्राह्मण जिधर देखो कृत्य के समान इनकी आतंक ज्वाला धधक रही है। भाषा शैली, इसमें चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली में संस्कृत निष्ठता, मधुरता, काव्यात्मकता, नाटकीयता, प्रतीकात्मकता, व्यंग्यात्मकता और छायावादी कोमलता सर्वत्र दिखाई देती है। इनके कथन कहीं दार्शनिक एवं गंभीर दिखाई देते हैं, कहीं नाटकीय और रसानुकूल होते हैं। उद्देश्य हम समझ सकते हैं चंद्रगुप्त सुउद्देश्यपूर्ण नाटक है। प्राचीन भारतीय संस्कृति श्रेष्ठता बताते हुए राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार उसका मुख्य उद्देश्य है। प्रसाद जी ने इसमें विभिन्न कथाओं, घटनाओं और दृश्यों के द्वारा नैतिक शिक्षा दी है तथा आध्यात्मिकता की प्रेरणा भी दी है। कहा जा सकता है कि उद्देश्य की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक सफल है। तो हम थोड़ा सा निष्कर्ष पे चलेंगे कि नाटक के तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त एक सफल नाटक है। पात्रों के चरित्र चित्रण, सौभाग्यतक कथोपकथन की रोचकता, देश काल वातावरण की यथार्थता, भाषा शैली की संस्कृत निष्ठता और उद्देश्य श्रेष्ठता नाटक की सफलता का पर्याय है। तो ये फिलहाल के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे जो भी कैरेक्टर जितने भी हैं उसके चरित्र चित्रण उसकी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।